अभी पीछे हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डेरिवेशन किया था। एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए सिस्टम की, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है सिस्टम की। क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस सेम है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q1 Q2 बाई R12। अगर हमें इसे कम करना है तो R12 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इस सिस्टम में अगर हमें पोटेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है, तो R12 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हों तो क्या करना है? देखो फिर क्या होगा, Q1 Q2 बाई R12, पर यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका R12 की वैल्यू को देखते हैं कैसे करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर सपोज़ करो इसकी सारे की वैल्यू है 30, अगर मैं 1 लेता हूँ R12 की वैल्यू और 3 लेता हूँ तो ये कितना आता है? -10, और ये कितना आता है? -30। यहाँ पर -30 बड़ा है या -10 बड़ा है? -10 बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा था इसलिए -10 आया, डिस्टेंस छोटा था इसलिए -30 आया। तो कौन सा छोटा है? ये नंबर छोटा है, इसलिए R12 क्या होना चाहिए? यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है, जब अपोजिट नेचर के चार्जेस हो। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जिस सिस्टम में चार्ज स्टैटिक पोजीशन पर होता है, ठीक है। अब कंडक्टर के केस में क्या होगा? क्योंकि कंडक्टर तो कंडक्ट करता है, तो सारा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारा चार्ज देखो सेम नेचर का है और अंदर एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से ये कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। तो Q और E इनसाइड द कंडक्टर क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। क्या होंगे? इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होंगे और सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका जो ई वेक्टर की डायरेक्शन होती है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? वर्टिकली आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो। और अगर नेगेटिव है तो क्या होती है? इनवर्ड होती है, पर वो होती नॉर्मल है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? एक तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है। दूसरा, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के सरफेस पे। तीसरा, आपका जो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हमें एक एक्सप्रेशन करना है, हमें क्या प्रूफ करना है? ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हम क्या मान लेते हैं? एक कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने क्या करना है? हमें ये रिलेशन के लिए एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ऐसे कर लेते हैं, जगह नहीं बची, चलो फिर भी। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया और एक कर्व्ड सरफेस ये हो गया, ठीक है। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3। अब एक बात ध्यान दें, इधर क्या है? ई वेक्टर की वैल्यू 0 है, तो इस सरफेस पे क्या है? आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या होता है? आपने क्या, क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, यही होता है आपका रिलेशन, ठीक है। इससे प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस वाले सरफेस पे एन कैप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर कोई है, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। और इस कर्व्ड सरफेस पर देखो, मान लो यहाँ पर आप स्मॉल एरिया मान लेते हैं, एन कैप इस डायरेक्शन में होगा और ई वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री इसके लिए, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। ई डी एस, ये सरफेस 1 के लिए लेंगे हम, सरफेस 1 के लिए ये है सरफेस 1, तो इसमें तो ई 0 है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए ई डी एस सरफेस 2 के लिए कॉस 90 और ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है, सरफेस 3 के लिए। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा, क्यू इन की वैल्यू क्या होगी? आपको पता ही है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू यहाँ पर आपके स्मॉल ले रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल ही कर दो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया।
ये तो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ई डी एस, ठीक है, कॉस 0 1, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर ई डी एस, ई बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है वो। कैसे, देखो ई जो है हर पॉइंट पर, इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये डी एस क्या होगा, अभी स्मॉल एरिया लिया था इसमें, तो पूरे का एरिया ए होगा, ई इंटू ए सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए से ए कट गया तो ई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एन कैप, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन में ही है आपकी डायरेक्ट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एक पॉइंट और रह गया इसमें, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू ऑन द सरफेस और इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्या, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू ऑन द सरफेस और इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा। इसको प्रूव करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए देखो आपके पास एक एक्सप्रेशन था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अब आपने इस चार्ज को इधर से इधर लेके आना है। अब ध्यान दो, ई कितना है अंदर, ज़ीरो, क्योंकि ये कंडक्टर है। ई कितना है अंदर, ज़ीरो। अगर ई ज़ीरो है तो क्या कोई वर्क डन कर सकते हैं हम, हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ज़ीरो मूव करने के लिए। तो डब्ल्यू ए भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए आ जाएगा। तो क्या है, पोटेंशियल सेम होता है अगर आप उस कंडक्टर को चार्ज करते हैं।